नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स सेकंड पेपर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 2021 तक एग्जाम में पूछे गए सभी आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से, और हम इस लेक्चर में जो 2022 की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे, हमारे एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप का क्वेश्चन होता है, एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होता है। हम आगे किन प्रश्नों का मैं जो कंपेयर करके बता देता हूँ। थ्योरी टाइप का जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके में आ जाए, और एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, दोनों में आपको करना है तो कौन सा करें। मैं अपना अनुभव बता दूं कि आप मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बन रहा तो उसको सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से यदि आपका क्वेश्चन सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, यदि आपका कहीं गलत भी हो गया तो आपका पूरा नहीं काटा जाएगा। स्टेप बाय मार्किंग होती है, आपका थोड़ा सा गलत है उसका नंबर काटा जाएगा और आपका स्टेप बाय मार्किंग से नंबर दिया जाएगा। यदि पूरा सही है, यदि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर पूरा ही दिया जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से आपके अंक में बढ़ोतरी होती है और एग्जामिनर पर जो आपका परफॉर्मेंस है अच्छा बनता है। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। थ्योरी क्वेश्चन की अपेक्षा ये ज़्यादा सहूलियत होता है। मैं यही बताऊंगा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें। सबसे पहले जैसे जो क्वेश्चन आप पहला देख रहे हैं, एक साधारण घनी जालक में 1 2 3 तलों की तीनों अक्षों में काटने का अनुपात, जिस प्रकार से क्वेश्चन है। जैसे कोई क्वेश्चन और लेंदी हो उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, इसमें जो जिसका मान दिया उसको एक बार लिख जरूर लें। लिखने के बाद उसमें एक बार देख लें क्या पूछा गया है, फिर उससे संबंधित अपनी एक्टिविटी करें। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है, मैं अपना अनुभव बता दूं। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने अभी मैंने 2021 तक फिजिक्स सेकंड पेपर के जितने आंकिक प्रश्न पूछे गए थे सबका एकत्र करके उनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी मेथड से आपके समक्ष लाया हूं। तो 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिपीटेड हुए हैं। आप 2021 तक क्वेश्चन को तैयार कर लें जितने पूछे गए हैं। 2022 में की जो परीक्षा होगी इन्हीं सब क्वेश्चनों में से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में से पूरे आ जाएंगे गारंटी के साथ। जैसे जी आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन 15 में आया था, 20 में आ गया। अगला भी देखेंगे, 15 में आया, 20 में, वही 19 में आया। अब अगला देखेंगे 20 में आया, 17 में आया। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं रिपीटेड हुए हैं 2017, 15, 17, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें, आपको 2022 की परीक्षा का जो सेकंड पेपर है इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इसमें व्यूज झांसी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। चलते हैं अब हम अपने पूछा गया है, एक साधारण घनी जालक में 1 2 3 तलों की तीनों अक्षों में काटने का अनुपात। सबसे पहले हम ये जानेंगे कौन सा जालक है। एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, तो एक घनी जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसमें तीनों साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों कैसी होती हैं, साइड बराबर होती हैं, तो हमने ए के बराबर मान लिया। और जालक तल एच के एल 1 2 3। जालक तल मतलब सूचक में अंतर कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉमा लगा दिया जाता। मतलब सूचक क्या है, एच कॉमा के कॉमा एल बराबर 1 2 3। तो मतलब सूचक एच के एल बराबर होता है। हमने जो एच के एल होता है किसी भी क्रिस्टल के लिए क्या होता है, ए बटे ओ ए अनुपात बी बटे ओ बी अनुपात सी बटे ओ सी। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, घनी जालक क्रिस्टल के लिए। किसके लिए, घनी जालक क्रिस्टल के लिए। तो तीनों साइड बराबर हमने ए के बराबर कर दी, तो मतलब सूचक एच अनुपाते के अनुपाते एल इक्वल ए अनुपाते ओ ए अनुपाते ए अनुपाते ओ बी अनुपाते ए अनुपाते ओ सी। मतलब ये तीनों साइड बराबर है, इसलिए मैंने किसके, ए के बराबर दिखा दी। जी आप देख रहे हैं कैसी तीनों साइड कैसी होती हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में तीनों साइड बराबर होती हैं। तो हमें क्या निकालना था, तीनों अक्षों में काटने का अनुपात निकालना था। तो ओ ए अनुपाते ओ बी अनुपाते ओ सी बराबर कितना आ जाएगा,
कैंची गुणा कर दिया तो A/H अनुपात A/K/A/L। हम HKL का मान रख देंगे, आप देख रहे हैं 1 2 3। फिर हम किसी भी जो रेशियो होता है उसको हमेशा सिंपल रेशियो में रखा जाता है, सरल अनुपात में। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 का अगर हम लासा लें LCM तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने तीनों में क्या करा दिया, 6 का गुणा। अब 6 का गुणा कराएंगे तो 6A इसमें कराएंगे, 3A इसमें कराएंगे तो 2A। इस प्रकार से 3 अक्षों में काटने का अनुपात कितना आ गया, OA बराबर 6A, OB बराबर 3A, OC बराबर 2A। इस प्रकार से 3 अनुपात निकालना था, हमने अनुपात निकाल लिया OA अनुपात OB अनुपात C का, 6A अनुपात 3A अनुपात 2A। इस प्रकार से यह अनुपात में पूछा गया था तो अनुपात में निकाल लिया। मतलब कि जो पहली अक्ष, दूसरी अक्ष और तीसरी अक्ष में अनुपात इतना है। ओके, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी में अंतर किया गया है, क्वेश्चन वही पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2015, 20, 19 में आया। इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है किसी त्रिकोणीय क्रिस्टल में, किसी त्रिकोणीय क्रिस्टल में या त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल में, इसी को हम त्रिकोणीय क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल में किसी तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो जबकि उस तल के मलर सूचक कितने हैं, 1 2 3 हैं। ओके, तो वही है, हम त्रिकोणीय क्रिस्टल को, ट्राइएंगुलर क्रिस्टल को हम सरल घनीय जालक भी बोलते हैं। क्या, सरल घनीय जालक भी बोलते हैं। आप ऊपर देख के आए थे। ओके, जालक को हम क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो एक सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो त्रिकोणीय या इसी को हम त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल में जो तीनों साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। A बराबर B बराबर C किसके है, A के बराबर है। और मलर सूचक के मान दिए हैं 1 2 3। इस प्रकार से आप फॉर्मूला जानते हैं, H अनुपात K अनुपात L इक्वल, हम तीनों साइड बराबर हैं तो क्या लग दिया, A/OA अनुपात A/OB अनुपात A/OC। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो हम अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ, इस प्रकार से वही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग था। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छी बारीकी से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। तो काटे गए अंतःखंड की लंबाइयाँ OA बराबर 6 आ जाएगी, OB बराबर 3A, OC बराबर 2A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल आप जानते हैं CO होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO का जड़ अणु का जड़ ताघूर्ण कितना है, 1.46 × 10⁻⁻45 किलोग्राम × मीटर स्क्वायर। तो इस अणु का घूर्णन नियतांक क्या है, 2017 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। तो जड़ ताघूर्ण का सिंबल होता है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I का मान हमने सबसे पहले लिख लिया। तो घूर्णन नियतांक का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो घूर्णन नियतांक का फॉर्मूला होता है B बराबर H²/4π² × I। H क्या है, पिलांग नियतांक होता है। H की वैल्यू आप देख रहे हैं 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रख देना है। H की वैल्यू रख दी और पाई की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी, सिर्फ कैलकुलेट कर लिया तो इतना जूल में आ जाएगा। यदि यही क्वेश्चन कहता है घूर्णन नियतांक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। तो आप सिर्फ भाग दे देते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता घूर्णन नियतांक। दोनों हैं, आप जैसे, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया तो इस प्रकार से निकालना है जूल में, तो आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछना है तो इसका आप भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यही क्वेश्चन फिर पूछा गया है, बस थोड़ा मान में अंतर कर दिया। इधर कितना है, 10⁻45, इधर कितना पूछा गया है। इसमें लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड का जड़ ताघूर्ण 1.46 × 10⁻46 किलोग्राम × मीटर स्क्वायर है। तो CO अणु का घूर्णन नियतांक, सिर्फ केवल वैल्यू में अंतर किया गया है। तो लगाने का पैटर्न वही है। घूर्णन नियतांक का आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला V = H²/8π² × I। सिर्फ आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जूल में आ जाएगा। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इससे भाग दे देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। वही क्वेश्चन था। इसके बाद आप जो आगे क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत इजी मेथड से बताए गए हैं।
तो ये अभी एक क्वेश्चन पूछा गया 2020 के लॉन्ग में, यही 2017 के लॉन्ग में आया था। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीटेड होता है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपकी 2022 की परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन 2022 जो 20 का लॉन्ग था पूछा गया था, एक परमाणु के 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या निम्न है, L1 = 3, S1 = हाफ और L2 = 1, S2 = हाफ। तो LS एक मनमान का J के समूह मान ज्ञात कीजिए और JJ एक मनमान का J के समूह मान ज्ञात कीजिए। ये 2017 में लॉन्ग भी आया था और 22 में भी 2020 में भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, आप आगे देखते जाएं, इन सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं बीयू झांसी BSc थर्ड ईयर के सेकंड पेपर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड फेज के जो सन 2018 तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपका इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए गए हैं। तो और हम इस सॉल्यूशन के बाद हम PDF भी बनाएंगे जो इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक होगा, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन सन 2018 में देखिएगा, लिखा किसी जो परमाणु की अवस्था है 2d 3/2 के लिए L तथा S के मान ज्ञात करना है। तो हम ऊर्जावस्था का जो स्पेक्ट्रम संकेतन होता है NRLJ, हमने साइड में हम संकेत भी लिखते जाएंगे, जो साइड में लिखा है मतलब वो आपको समझाने के लिए हम लिखते जा रहे हैं। N क्वांटम संख्या है, L संपूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग, J संपूर्ण कोणीय संवेग, R ऊर्जा स्तर अवस्था की क्या होती है मल्टीप्लिसिटी, R = 2s+1 होता है। ठीक, तो R की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो 2 दी है तो R = 2s+1 वैल्यू रख दी तो S का मान कितना आ जाएगा 1/2। और L की जगह कितना लिखा है D, हमने लिख दिया है L का मान और संकेत, जब D संकेत होता है तो L का मान कितना लिखा जाता है 2, तो L का मान कितना आ जाएगा 2। जी इतना सवाल है जी, आपको हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक, इसी प्रकार हम हर क्वेश्चन में लिखते जाएंगे कि आपको कोई डाउट न रहे। ठीक, और आप आसानी से समझ सकें और लिख भी सकें। दूसरा क्वेश्चन, यदि मॉलिब्डेनम MO से उत्सर्जित K-अल्फा की जो वेवलेंथ है 0.75 एंगस्ट्रॉन है तो कोबाल्ट से उत्सर्जित K-अल्फा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो मोइले का नियम जानते हैं न क्या, न्यू प्रोपोर्शनल Z-B²। न्यू आवृत्ति होती है, Z परमाणु के मांग होता है। तो K-अल्फा के लिए क्या होगा मोइले का नियम, जो कांस्टेंट होता है भी वो K-अल्फा लाइन के लिए B का मान 1 होता है, हमने वैल्यू रख दी। और न्यू बराबर क्या होता है C/λ। C तो एक कांस्टेंट तो 1/λ समानुपाती Z-B²। मतलब जो वेवलेंथ है इसकी क्या है रेसिप्रोकल है। ठीक, तो रेसिप्रोकल संबंध होगा दोनों में, कोबाल्ट न मॉलिब्डेनम में। तो क्या होगा, हम λCO/λMO बराबर में ZMO -1 का होल स्क्वायर ZCO -1 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू हमने पुट कर दी, मॉलिब्डेनम की वेवलेंथ दी थी, इसकी एटॉमिक नंबर दिया, कोबाल्ट का भी दिया, बस वैल्यू पुट कर दी। तो λCO का मान कितना आ गया 1.865 एंगस्ट्रॉन। इस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन को हल किया। हम प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड अणु का जो जड़ता गुण है 1.46 × 10⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। इस अणु का घूर्ण नियतांक क्या होगा, सन 2017 पूछा गया। यही क्वेश्चन सन 2015 में लॉन्ग आंसर, बस थोड़ा सा अंतर, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो जड़ता गुण है वैल्यू दे दी है। इस अणु की क्या करना है, प्रथम घूर्ण स्तर की ऊर्जा ज्ञात करना है, किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसने लिख भी दिया है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान दे रखा है, तो हमने वैल्यू 1.46 × 10⁴ किलोग्राम × मीटर स्क्वायर। तो घूर्ण नियतांक रोटेशन कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है, B का फॉर्मूला जानते हैं h²/8π²I। H प्लांक नियतांक होता है और H की हमने वैल्यू रख दी है। ठीक, H की वैल्यू रख देंगे 8, पाई की वैल्यू, I की वैल्यू, हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना जूल निकल के आ जाएगा। ठीक, हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते तो बदल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। हम इसका डिवीजन कर देंगे तो हमारे किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा घूर्ण नियतांक। ठीक, हम इसकी निकालेंगे, क्या पूछा, प्रथम घूर्ण स्तर की ऊर्जा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, जे में घूर्णन अवस्था की ऊर्जा क्या होती है, EJ = J+1
इंटू बी। ठीक, बी हम ऊपर अभी कर चुके हैं, क्या है, रोटेशन कांस्टेंट है, और जे क्या है, घूर्णन स्तर अवस्था की है। ठीक, तो प्रथम घूर्णन स्तर के लिए जे का मान कितना होगा, 1। तो जी की वैल्यू 1 रख दी और बी की वैल्यू जो हमारा आया ऊपर रख दिया। तो E1 बराबर 2b, बी की वैल्यू पुट कर दी, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो E1 का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ठीक, 4.72 मल्टीपल 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगला क्वेश्चन चौथा पूछा गया है, ब्यूज झांसी सन 2017 में लिखा है 4.5 एंगस्ट्रॉन लंबाई के घनी जालक के 2 to 1 क्रिस्टल समतलों के लिए अंतरपृष्ठीय दूरी की गणना कीजिए। बहुत ईजी, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने ए की जो इसकी भुजा है साइड, ए का मान दे रखा है, ये हमारी भुजा है साइड। ठीक, 4.5 एंगस्ट्रॉन, और जालक तल HKL का मान 2 to 1। अब हम जालक तल और मिलर सूचक बात एक ही होती है, बस मिलर सूचक को लिखना है तो कॉमा के रूप में लिख दो H,K,L, तो क्या 2,1,1 इस प्रकार से। तो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी का फॉर्मूला, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरपृष्ठीय दूरी, क्या होता है, DHKL बराबर A/√H² + K² + L²। ए की वैल्यू रख दी, H,L की वैल्यू रख दी, तो 4 पॉइंट इसे कैलकुलेट करेंगे तो DHKL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 एंगस्ट्रॉन। इस प्रकार से हमने क्या की, इसकी हमने अंतरपृष्ठीय दूरी की गणना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन। हम इसे अपने चैनल में करा भी चुके हैं, तो हम उसे डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप जरूर देखिए। जो ब्यूज झांसी में सन 2017 में लॉन्ग आंसर में पूछा गया, लिखा है एक परमाणु के 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम संख्याएं हैं वो निम्नवत हैं। क्या, L1 का मान 3 है, S1 का मान 1/2 है, L2 का मान 1 है, S2 का मान 1/2 है। तो कह रहा LS कपलिंग मान का J के संभव मान ज्ञात करना है और JJ युग्मन मान का J के संभव मान। हम इसे अपने चैनल में भी करा चुके हैं क्लासेस में, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। LS कपलिंग के अनुसार J के संभव मान ज्ञात करना है, जो वैल्यू दी थी हमने लिख ली है। ठीक, तो अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ, क्योंकि 2 संयोजी वाला परमाणु है, एक परमाणु कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2, तो टोटल वैल्यू अगर हम L की ज्ञात करें, कैपिटल L की, तो क्या होती है, L1 + L2 से लेकर कहाँ तक, L1 - L2। कहने के लिए हम इसे लिख सकते हैं, तब तक करते जाना है कि L1 + L2 आएंगे, दोनों को जोड़ा, फिर एक कम करते जाना है। ठीक, एक कम करते जाओ, इससे कम करेंगे, फिर इससे कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से। कब हम संक्षिप्त में कह सकते हैं L1 + L2 से लेकर L - L2 तक, आगे को हमने दोनों को जोड़ दिया, 3 + 1 से लेकर कहाँ तक, 3 - 1 लेकर। ठीक, तो जोड़ेंगे 3 मतलब 4 से लेकर 2 तक, तो बीच में 3 भी तो पड़ा, 4 3 2 इस प्रकार से। ठीक, तो द्विसंयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए S की वैल्यू कितनी होती है, 0 1। क्यों, हमने लिख भी दिया है, यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्कर एक ही दिशा में है तो क्या होगा, S का मान 1, हमने साइड में लिख भी दिया है, जोड़ जाते हैं ना, इसलिए हाफ हाफ जोड़ जाएंगे तो हो ना। यदि विपरीत है डायरेक्शन तो 0, क्योंकि एक दूसरे के मान को नष्ट कर देंगे। ठीक, अगर हम इसे LS कपलिंग के अनुसार लगाएं तो हम LS कपलिंग भी पढ़ाया था, तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप विजिट करिए और देखिए। तो हमारी L की वैल्यू लिखी है 432, S की वैल्यू 0 S1। अगर LS कपलिंग के अनुसार पहला हम पार्ट हल करने जा रहे हैं तो J की वैल्यू क्या होगी, L + S से लेकर L - S तक। ठीक, तो अगर इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देखना, L का मान हम 4 लें और S का मान 1 लें, फिर L का मान 4 तो 0, इस प्रकार से हम L के प्रत्येक मान के लिए इन दोनों को लेते जाएंगे, फिर 3 के लिए दोनों, फिर 2 के लिए दोनों, इस प्रकार से। L का मान हमने 4 लिया, S का मान 1, इसके मान हल किए, बस वही करना है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, घटाएंगे तो 3, मतलब 5 से लेकर 3 तक J के मान होंगे, तो 5 4 3, L बराबर 4 है, S बराबर 0, दोनों को जोड़ेंगे 4, घटाएंगे तब भी 4, तो J का मान 4 ही आएगा। फिर इसी प्रकार L बराबर 3 के लिए कर लेंगे, तो क्या, L बराबर 3 के लिए, ठीक, L बराबर 2 के लिए, तो हमने LS कपलिंग के अनुसार मान निकाल लिए। अब देखेंगे हम JJ कपलिंग के अनुसार, तो JJ कपलिंग के अनुसार J के संभव मान क्या हो सकते हैं, L1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू थी, L2 की वैल्यू, S2 की वैल्यू हमने लिख दी। ठीक, इसकी J1 की वैल्यू कितनी निकलेगी हमने, ठीक, तो इसमें LS कपलिंग भी लगेगी। ठीक, तो इसमें कितनी निकलेंगे, L1 + S1 से कहाँ तक, L1 - S1 तक। ठीक, एक बार जोड़ते एक बार घटा दो, हम सीधा कहें तो।
ठीक, इस प्रकार से इसकी इसी प्रकार कर ली। जे कपलिंग के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, G1 प्लस J2 से लेकर G1 माइनस J2 तक, कहें तो एक कम करते जाओ। ठीक, J1 प्लस J2 से कम किया, फिर से कम किया, फिर से कम किया, इस प्रकार से कब तक, जब तक J1 माइनस J2 के बराबर वैल्यू प्राप्त ना हो जाए। तो हमने इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती हैं, इधर इसकी वैल्यू 2 दी है, इसकी वैल्यू 2 दी है। ठीक, इस प्रकार का जब मिलता है तो पॉसिबिलिटी 2 की पावर n होती। ठीक, इस प्रकार से तो इसकी कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी पॉसिबिलिटी, तो हमने 4 कर दी है। ठीक, इस प्रकार से अगर 7/2 के साथ में दोनों लेंगे, 5/2 के साथ दोनों लेंगे तो 4, 7/2 और 3/2, मतलब इनको हमें हल करना है। आगे दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना, 10/2, तो कितना 5 आ जाएगा। घटाएंगे 7/2 से 3/2 जाएगा 2, मतलब 5 से लेकर वैल्यू 2 तक, तो 5 4 3 2, इस प्रकार से अगर हम इसे आप वैल्यू पुट कीजिए सबसे अच्छा। ठीक, जैसे 7/2 प्लस 3/2 सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से हम इसे अपने चैनल में करा चुके हैं, हम लिंक दे देंगे, आप देखिए। इसी प्रकार से हमने जे सॉल्व कर लिया। कहने का इस फॉर्मूले को याद करना है, मतलब जो जे की टोटल वैल्यूज होती हैं J1 प्लस J2 से लेकर J1 माइनस J2 तक होती हैं। इस प्रकार से आप हम जे कपलिंग के अनुसार जे की संभव मान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आगे और देखेंगे। जो 6वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सन 2017 में लॉन्ग आंसर पूछा गया है। क्या, यदि 1.2 एंगस्ट्रॉन और 1.8 एंगस्ट्रॉन व 2.0 एंगस्ट्रॉन वाले इकाई जालक सदस्यों वाले क्रिस्टल का तल 231 एक्स अक्ष पर 1.2 एंगस्ट्रॉन का अंतःखंड काटता है, तो इसी तल के y व z अक्ष पर इसके अंतःखंडों की गणना कीजिए करना है। ठीक, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक्स अक्ष पर कट अंतःखंड हम क्या जानते हैं, ओ ए होता है, वाई अक्ष पर ओ बी, जेड अक्ष पर ओ सी। भुजाएं उसने दे दी थी, साइड ए का मान दे दिया था, बी का मान, सी का मान हमने लिख लिया है। ठीक, हम क्रिस्टल तल क्या दे दिया, क्रिस्टल तल या जालक तल कहें, एच के एल का मान मिलर सूचक में बदल लिया, एच के एल 2 3 1। तो मिलर सूचक का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, एच अनुपाते के अनुपाते एल बराबर ए बटे ओ ए अनुपाते ओ बटे ओ बी अनुपाते सी बटे ओ सी। हम इसे इस प्रकार भी तो लग सकते हैं, इसे बटे में ले जाएं तो ओ ए अनुपाते ओ बी अनुपाते ओ सी बराबर ए अपॉन एच अनुपाते बी अपॉन के अनुपाते सी अपॉन एच। तो हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और हमने एच के एल की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे इस प्रकार से अंतःखंडों में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। हमें सवाल में अब कह रहा, अब समझना है, अब सवाल में कह रहा था कि एक्स अक्ष पर जो कटा मतलब जो जालक तल है एक्स अक्ष पर 1.2 अंतःखंड काटता है, तो हमने वही तो लिखा है कि जो एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है जालक तल द्वारा, ओ ए बराबर में 1.2 एंगस्ट्रॉन। तो ठीक, इधर से हमारा लेकिन रिलेशन से क्या निकल रहा, ओ ए बराबर में 1.6 इंटू एक्स। जब कोई चीज अनुपात में लिखी जाती है तो हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब इंटू एक्स के रूप में लिख लिया। कहने का मतलब यदि इन दोनों का अनुपात किया जाएगा ओ ए अपॉन एक्स का, तो इसका हमेशा अनुपात कितना आएगा, 1. इस प्रकार से। ठीक, तो हम एक्स की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आएगी 2। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से हमने वाई एक्स पर कटा अंतःखंड कितना, ओ बी बराबर में कितना, ओ बी की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू एक्स लिख दिया। ठीक, तो हम इधर से एक्स की वैल्यू 2 थी तो हमने 2 लिख दी, वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी प्रकार हम जेड के लिए करेंगे, तो जेड अक्ष पर जालक तल द्वारा जो कटा अंतःखंड होगा कितना होगा, ओ सी बराबर में 2 इंटू एक्स। ओ सी का कटा अंतःखंड कितना है 2, तो 2 है। ठीक, इस प्रकार से 2 इंटू एक्स, हमने एक्स की वैल्यू 2 रख दी, तो जेड अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना आ गया, 4 एंगस्ट्रॉन आ गया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सन 2017 में लॉन्ग आंसर के रूप में पूछा गया है। क्या, जो सीजियम क्लोराइड की आयनिक संसंजन ऊर्जा ज्ञात करना है, जिसने दिया है सीजियम क्लोराइड का मेडलंग नीतांक का मान दे दिया है 1.763 एवं निकष आयनों की बीच की दूरी 3.56 एंगस्ट्रॉन है, तो नॉन स्थिर विद्युत विकर्षण ऊर्जा r की पावर -n के अनुसार बदलती, जहां n की वैल्यू दे दी है।
सबसे पहले हम उसके मान लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। मेरलैंग नीयतांक एल्फा बोलते हैं, एल्फा का मान दे दिया है और दो आयनों की बीच की दूरी दी है निकटतम, r बराबर r0 3.56 एंगस्ट्रॉम, और n इसे हम बॉन्ड एक्सपोनेंट बोलते हैं, बॉन्ड प्रतिपादक या पैरामीटर भी बोले, n बराबर 10.5। इस प्रकार से ठीक हम इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन इस प्रकार से, हमें आयनिक क्रिस्टल की जो ससंजक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर माइनस एन एल्फा ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r0 1 - 1। अगर आप इसे जो कहाँ से आया तो हमने साइड में लिख दिया, जो आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा आ जाए, ससंजक ऊर्जा या जालक ऊर्जा, बात वही है ठीक। तो U बराबर में UC प्लस U मतलब कूलाम ऊर्जा प्लस प्रतिकर्षण ऊर्जा के योग के बराबर क्या होती है, आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा, जालक ऊर्जा। इस प्रकार से जो कूलाम ऊर्जा की वैल्यू ये होती है और प्रतिकर्षण ऊर्जा की वैल्यू ये होती है ठीक। हमने साम्यावस्था पर इस कांस्टेंट का मान निकाल लिया, पैरामीटर बी का मान, इससे अगर रख देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। बस हमें कुछ नहीं करना, एन का मान हमने रख दिया है, अवोगाद्रो संख्या, एल्फा मेरलैंग नीयतांक का मान, ई और हमने ई का मान रख दिया, आवेश होता है, और 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है ठीक। तो हमने वैल्यू रख दी है, ये रखेंगे तो जी ऊपर चला जाएगा ठीक। और हमने r0 की वैल्यू रख दी है ठीक, और 1 - 1/n की वैल्यू रख दी है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी -621.5 किलो जूल पर मोल। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं बहुत आसान तरीका से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है ठीक, इलेक्ट्रॉन अगर हम वोल्ट में बदलेंगे तो भाग दे दो, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.02 × 10⁻23 परमाणु। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है जूल से, हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। 1 जूल बराबर क्या होगा, जब बटे में पहुंच जाएगा तो हमने भाग दे दिया है, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटा भी है, लिखा है एक एक्स किरण नलिका में 20 किलो वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है तो उत्पन्न एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ठीक। तो क्या बी का मान दे रखा है, हमने इसे वोल्ट में बदल लिया, तो लैम्डा मिनिमम बराबर क्या होता है, डुआने हंटला में SC/EB। हमने एच की वैल्यू जो प्लांक नीयतांक होता है वैल्यू लिख दी, सी जो स्पीड ऑफ लाइट होती वो भी लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो भी लिख दिया। अगर हम इसे कैलकुलेट करें SC/E को तो हम इसे कितना आ जाएगा 12,375 एंगस्ट्रॉम, इतना आती है वैल्यू, इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया अपॉन बी। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते तो कर सकते हैं, वैल्यू इतनी ही आएगी शॉर्टकट में ठीक। तो लैम्डा मिनिमम बराबर 12,375 एंगस्ट्रॉम अपॉन बी की वैल्यू आप पुट कीजिए, वैल्यू पुट कर दी तो लैम्डा मिनिमम का मान कितना निकल के आ गए इतना। हम ठीक ये हमारा पॉइंट दशमलव लगा, हम एक अंक पीछे पिछेला, तो इस प्रकार से 10 की पावर एक बढ़ आएगी इस प्रकार से ठीक। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा लैम्डा मिनिमम का मान न आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 के लिए, यदि हाइड्रोजन के लिए बामा श्रेणी की जो सीमा दी है 364.6 नैनोमीटर है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है जिससे कि न्यूनतम 0.1 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की एक्स किरण प्राप्त होगी। कौन सी, के सीरीज की ठीक। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए जो बामा श्रेणी की सीमा है ठीक, तो जो किसी स्पेक्ट्रम रेखा की जो तरंगदैर्ध्य होती है 1/λ बराबर r² 1 - n² - 1/n2 का स्क्वायर होता है ठीक। तो हमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था पहले नंबर पे, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 1। बामा श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उसमें निम्नतम स्टेट क्या होती है, N1 का वैल्यू 2 होती है। फिर इधर आप देखिएगा जो बामा श्रेणी की सीमा लिखा है, इस सीमा का मतलब है जो जिस स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा अंतिम स्टेट क्या है, अनंत। जो श्रेणी की सीमा होती है बामा श्रेणी की वो N2 का मान कितना होता है, अनंत। हम वैल्यू रख देंगे ठीक। तो हम इस प्रकार से 1/λ r जेड की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 नहीं रहेगा, ये N1 की वैल्यू 2, तो वर्ग करेंगे तो 1/4 1/4 माइनस N2 का मान अनंत है, अनंत का स्क्वायर करेंगे तो अनंत ही आएगा 1/अनंत। हम इसकी अब इसे कैलकुलेट करेंगे
तो हमारी इधर से आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, 1/λ बराबर में क्या, r/4। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/λ। लैम्डा का मान हमारा दिया था बामा श्रेणी की जो तरंग दैर्घ्य थी, हमने रख दी है। लैम्डा का मान इतना दिया था नैनोमीटर, हम जानते हैं 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है, तो आर की वैल्यू इतनी हम कैलकुलेट करेंगे आ जाएगी। अब कह रहा था कि जो एक्स किरण स्पेक्ट्रम में रेखा की जो तरंग दैर्घ्य दी थी, ठीक, हम उसकी हमें तरंग दैर्घ्य उसने दे रखी थी, आप इसे देखिएगा कितनी दे दी थी, 0.1 नैनोमीटर। तो कह रहा था उस परमाणु की मान ज्ञात करना के श्रेणी की, इसे आप जरूर देखिए। और क्या लिखा है, निम्नतम लिखा है, निम्नतम लिखा की सीरीज लिखा है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट को इस पर ध्यान देने लायक है क्या, के श्रेणी निम्नतम, ठीक। तो आप इसे हमने वही फॉर्मूला लिखा है, 1/λ डैश बराबर आर जेड इफेक्टिव स्क्वायर एन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक। जो जेड इफेक्टिव इसमें हमने क्यों लिखा, प्रभावी क्रमांक जो एक्स-रे स्पेक्ट्रम में होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट के कारण, ठीक। जो जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस बी होता है, और के श्रेणी दिया था, ठीक। अब बी के श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए n1 का मान क्या होगा, 1 होगा। जो के श्रेणी के लिए निम्नतम स्टेट होती है, एनर्जी स्टेट वो कितनी होती है, 1। और निम्नतम तरंग दैर्घ्य कब प्राप्त होगी, तब हायर लेवल एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा होगा, मतलब n2 का मान अनंत है, और के श्रेणी के लिए बी का मान 1 होता, हम आगे भी बता चुके हैं, ठीक। तो हमने बस वैल्यू पुट कर दी है, कुछ नहीं किया, बी का मान 1 रख दिया है, स्क्वायर 1/1 माइनस 1/n अनंत, इससे वैल्यू कैलकुलेट की तो 1/λ मिनिमम आर Z1 माइनस स्क्वायर, तो बटे में भेज दिया Z1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1/r λ मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 31, ठीक। तो 31 किसका होता है, गैलियम का। हम वो तत्व क्या था, गैलियम मतलब गैलियम था। एटॉमिक नंबर पूछा था, तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना आ गया था, जेड का मान 31। बहुत फिर वही क्वेश्चन आया है सन 2015 में, कहा है एक साधारण घनी जालक में 132 तलों की तीनों अक्षों में काटने का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो हम जानते हैं सबसे पहले तो कौन सा जालक कह रहा है, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, उसकी जो साइड होती हैं वो तीनों बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी। तो जालक तल दे रखा था, HKl का मान 132, हम इसे मिलर सूचक के रूप में बदल लेंगे। जालक तल मिलर सूचक में थोड़ा सा अंतर होता है, बस कॉमा लगा दिया जाता है तो मिलर सूचक आ गए। तो मिलर सूचक का हम फॉर्मूला जानते हैं, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, बहुत ही शॉर्ट। हम इसे ओ ए अनुपात ओ बी अनुपात सी बराबर भी लिख सकते हैं, A/H अनुपात A/K अनुपात A/H। इन तीनों क्यों, जो क्यूबिक सेल है इसके लिए तीनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं बराबर होती हैं, तो हमने ए के रूप में लिख दिया, ठीक। तीनों के बराबर में ए लिख दी, ठीक। हमने HKl का मान रख दिया, तो A/1 अनुपात A/3 अनुपात A/2। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 132 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 6 कैसे मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 ही आएगा, इसमें करेंगे तो 6 मतलब 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2a, और 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, तो 6a अनुपात 2a रेशियो मतलब 3। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अगर लास्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में आया है सन 2015 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 2019 में आने के चांस भी है स्टार्ट के क्वेश्चन के, ठीक। तो क्या लिखा है, तांबे के 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले उस तार के लिए औसत इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग की गणना करना है जिससे 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस हेतु तांबे का जो परमाणु भार दिया है 63.6 दिया, घनत्व दिया 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अवोगाद्रो संख्या का मान। और सवाल में ये भी है, प्रति परमाणु एक चालन इलेक्ट्रॉन मानकर गणना करना है। इस सवाल को क्या, प्रति परमाणु एक चालन इलेक्ट्रॉन मानकर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो क्वांटिटी दी रहती है उसको लिखना पड़ता है। तो एरिया का मान दिया था और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग का मान निकालना है, और करंट का मान दिया था। तांबे का जो एटॉमिक वेट है m का मान हमने लिख दिया है। जो तांबे का डेंसिटी है उसको हमने CGS में दिया था, MKS में बदलेंगे, मतलब 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 10⁻³
1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10⁻⁻⁶। इसे कैलकुलेट हमने मतलब एमकेएस इस सीजीएस सबसे पहले सवाल में जो एक ही पद्धति में बनाना चाहिए, सीजीएस में दिया था तो एमकेएस बना लिया इस प्रकार से। और सवाल में मेन चीज समझने लायक ये है कि दिया था प्रति परमाणु एक चालन इलेक्ट्रॉन मानकर हमें कैलकुलेट करना है। तो अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.02 मल्टीपल 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु। प्रति ग्राम परमाणु दिया है, हम सीजीएस में दिया, एमकेएस में बदलना है। तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ होता, ऊपर जाएगा तो +3, 23 में घात 3 जोड़ आएगी तो 6। तो n बराबर 6.02 मल्टीपल 10⁻26 प्रति किलोग्राम परमाणु। अब आप क्या जानते हैं, तांबे के जो 1 मीटर की आयतन में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है स्मॉल n बराबर क्या होता है? कैपिटल N × ρ/m। ये कहाँ से आया हमने ये भी बता चुके हैं, जो हमने नीचे लिख दिया, आप इधर से देख सकते हैं। 1 किलोग्राम तांबे परमाणु की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या में परमाणु भार का भाग दे दो। अगर 1 मीटर क्यूब में निकालना है तो घन डेंसिटी का गुणा कर दिया जाता है, तो हमने इधर डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक इस प्रकार से हमें कैपिटल N की वैल्यू दी थी और रो का मान दिया था और एटॉमिक वेट का मान दिया था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। जो हमारे तांबे के 1 मीटर क्यूब में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो निकल के आ गई 8.42 मल्टीपल 10⁻28 हमारे इतने इलेक्ट्रॉन थे। तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी। BD बराबर क्या होता? I/N × E × A। I क्या है? करंट है, N चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और A क्या है? एरिया है। बस सबकी वैल्यू दी है, वैल्यू रख दी, कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग का मान निकाल लिया 2.96 मल्टीपल 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, हमने इस सेकंड पेपर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपसे हम अभी थर्ड पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस का, और हम अभी गैस पेपर भी आपको लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।